जैसे जैसे सोचो 35 साल पे पहला ऑपरेशन होगा तो 50-55 साल तक वापस हार्ट फेल होगा और उसको आगे चल के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय पे बहुत कम ऑप्शन बचते हैं, फिर ट्रांसप्लांट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और ऐसी सब चीज़ें आती हैं। तो जितना यंग एज में ऑपरेशन होता है उतना ज़्यादा चांस है कि जैसे समय जाएगा यही पेशेंट वापस अपने पास आएगा और उसको आगे कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिससे कि वो आगे जी सके। तो 35-40 इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब कम उम्र में हार्ट ट्रबल होती है तो ये लाइकली है कि यही कम उम्र वाला पेशेंट, भले आज कोई ऑल्टरनेटिव ऑपरेशन हो जाता है, पर यही कुछ समय के बाद हार्ट फेलियर में जाएगा और उसको आगे एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हिंदुस्तान में नंबर 1 हमें हार्ट डिजीज़ के सामने एक लड़ाई लड़नी है जिससे कि हार्ट डिजीज़ कम हो। उसके अनेक कारण हैं, उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। पर सेकंड, हिंदुस्तान में एक इस समस्या का भी सोल्यूशन लाना पड़ेगा कि ये पेशेंट्स जो बढ़ते जा रहे हैं हार्ट फेलियर, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ अबाउट हार्ट फेलियर एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। फिर डॉक्टर बाला कुछ आपको थोड़ा सा बताएंगे और फिर अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। तो चलो हिंदुस्तान में एवं दुनिया में हार्ट फेलियर, हार्ट ट्रांसप्लांट का क्या होता है उसकी चर्चा करें। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी जाऊंगा, ट्राई करूंगा जितना हो सकेगा हिंदी गुजराती, पर थोड़ा सा मेरा इंग्लिश में भी रहेगा आज। और फिर इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा क्यों हमने डॉक्टर बाला के साथ टाई अप का सोचा है और MGM हॉस्पिटल के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। हार्ट फेलियर जिसकी मैंने बात की वो एक ग्लोबल हेल्थ बर्डन है, खाली इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा हेल्थ बर्डन है। दुनिया में मोर देन 64 मिलियन लोग हैं जो हार्ट फेलियर के साथ जीते हैं। ऐसा कहा जाता है, कल भी कोई मुझे मिलने आया तो मुझे पूछे कितने लोगों को तकलीफ होती है। 1 to 2% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन में कम से कम ये बीमारी होती है। और जो अभी मैंने आपको बोला, जैसी अपनी आयुष बढ़ती है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन सब की वजह से हार्ट फेलियर का इंसिडेंस, फेलिंग हार्ट मीन्स पंपिंग कम हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है और पेशेंट को ऐसी सब सिम्टम्स आती है, सांस चढ़ना, फटीग होना, थक जाना, पैर में स्वेलिंग होना, नहीं चल पाना, धबकारे बढ़ जाना, ऐसी सब तकलीफ होती है, उसे हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। ऑफ कोर्स वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बट बेसिकली पेशेंट्स के लिए मेन सिम्टम्स है। तो ये बीमारियां होने की वजह से भी हार्ट फेलियर बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया की क्या सिचुएशन है, वो तो वर्ल्ड की ऐसा कहते हैं इंडिया में 5 से 18 लाख पेशेंटों को हार्ट फेलियर के नए केस हर साल डायग्नोस होते हैं। कितने? 5 से 18 लाख तक, और लगभग 1% लोगों को हार्ट फेलियर है। हमारी अगर 150 करोड़ की आबादी है तो आप सोचो 1.5 करोड़ पेशेंट्स, एक दो नहीं, कितने 1.5 करोड़ पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर आर देयर इन इंडिया। यानी ये कितना बड़ा एस्टिमेट है, आप उसका मीन्स अनुमान लगाने का प्रयास करोगे। 1% इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, और आजकल यंगर पेशेंट्स होते जा रहे हैं, जिसके कारण मैंने अभी आपको बताया कि भाई यंगर पेशेंट्स आर कमिंग विद हार्ट ट्रबल। सो इंडिया में ये सब बीमारियों की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी है, कंजेनिटल बचपन से भी तकलीफ होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ नहीं है तो वैल की बीमारी नहीं है तो उनका वो परसेंटेज कट जाता है। उनके वहाँ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कम होती है क्योंकि एंटीनेटल डायग्नोसिस जो है कट जाता है, और नॉन इस्केमिक कार्डियोमायोपैथीज वहाँ पे कम होती है। तो इंडिया में ये सब कारण की वजह से इंडिया में हार्ट फेलियर का बर्डन इज़ ह्यूज, मोर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड। बच्चों में होता है, 1 से 1.5 लाख बच्चों को भी होता है, और पीडियाट्रिक प्रेवलेंस है 225 to 100,000 पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर, एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का हमारे देश में इंसिडेंस है 10 out of 1000। तो ये सब चीज़ें से बच्चों में भी हार्ट फेलियर होता है और उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने आपको बोला 1.5 करोड़ लोगों को हार्ट फेलियर है या ट्रबल है, इसका मतलब ये नहीं कि 1.5 करोड़ लोगों को ट्रांसप्लांट करना है या 1.5 करोड़ को आर्टिफिशियल हार्ट की ज़रूरत होने वाली है, ऐसी बात नहीं है। ये 1.5 करोड़ में से काफ़ी होते हैं जिनको हमें ट्रीट करना पड़ता है, हमें डायग्नोस करना पड़ता है क्यों फेलिंग हार्ट में गए। अगर बाईपास की ज़रूरत है तो बाईपास करने का, वैल बिगड़ा है तो वैल को ठीक करने का, धक्कारे अनियमित हो तो उसका भी ट्रीटमेंट करने का। बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिनके ऊपर ये पेशेंट्स को रखा जाना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ कि व्हेन वी टॉक ऑफ हार्ट फेलियर द होल पिक्चर हैज़ टू बी कंसिडर्ड, बट
कुछ चीज़ें हैं जो हर एक हार्ट पेशेंट के काम की है। ऐसा नहीं है कि कल उठ के अपन 1.5 करोड़ लोगों को ट्रांसप्लांट या एलवी असिस्ट कर सकते हैं। इन लोगों को पहले तो डायग्नोसिस करके जो प्राइमरी कॉज है उसका ट्रीटमेंट करना है, उनको गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिसिन, आजकल मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। हम कुछ भी करें, इवन कोई भी टाइप का ऑपरेशन भी करें, पर दवाइयाँ प्रॉपरली जानी चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से जानी चाहिए। हम कहते हैं 4 पिलर्स हैं मेडिसिन के, जिसमें हम बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, आर्नी बोलते हैं, पेशाब बढ़ाने की गोलियां बोलते हैं, और SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये देने से भी पेशेंट्स को हार्ट फेलियर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पिछले 10 सालों में हार्ट फेलियर का मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस हुआ है, उसके ऊपर है। बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि CRT करके एक मशीन आता है, AICD करके मशीन आता है, वो सब करने से भी हार्ट फेलियर करेक्ट हो सकता है। और जब ये सब ना चले, इसमें से सारा नया पार हो गई हो और पेशेंट ठीक नहीं आता है, तब उसको हम इवेल्युएट करते हैं ट्रांसप्लांट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस की या पैलिएटिव मैकेनिकल सपोर्ट की हम तैयारी करते हैं। जब पेशेंट दवाइयों पे बार बार एडमिट होता है, उसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, तो ये सब पेशेंट होते हैं जिनको हम हार्ट सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में आगे बात कर सकते हैं। पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पेशेंट एक बार डायग्नोस हो जाता है कि एंड स्टेज हार्ट डिजीज़ में जा रहा है, तो उसका जल्दी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत खींचा जाए, एकदम एंड स्टेज यानी उसके सब ऑर्गन बिगड़ जाए, जिसको कहते हैं मल्टी ऑर्गन हो जाए, तब नहीं आना चाहिए। आज अभी मैंने एक पेशेंट देखा है, उसके लंग्स खराब हो गए, किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, वो एंड स्टेज में आया है, तो अब उसके लिए कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं बनता है। वो सिर्फ 53 ईयर्स का था, पर मैंने उसको बोला तुम थोड़ी दवाई ट्राई करेंगे, होगा कुछ तो करेंगे, बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है। सो एंड स्टेज के पहले पेशेंट को आना है। सो जनरल इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कि अगर आपको हार्ट खराब हो रहा है तो थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट कराओ, जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, और ट्रांसप्लांट या एलवी असिस्ट या जो भी करना है वो ऐसे स्टेज पे ना करने का प्रयास करो जब सभी ऑर्गन खत्म हो गए हो, नॉट ओनली हार्ट। तो जैसे मैंने आपको बोला, गोल्डन विंडो होती है कि जिस टाइम पे बाकी के ऑर्गन्स ठीक हो, वो टाइम पे पेशेंट को आना चाहिए, बिफोर किडनी बिगड़ जाए, बिफोर लंग्स बिगड़ जाए, बहुत सारे एडमिशन्स हो जाएं और पेशेंट सेप्टिक इन्फेक्शन का कैंडिडेट बन जाए, तब उनके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। सो ट्रांसप्लांट या एलवी असिस्ट थोड़ा जल्दी ही सोचना चाहिए। नॉट ओनली दैट, वॉट एवर इट इज़, इवन मेडिकल ट्रीटमेंट राइट टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए, तो पेशेंट के लिए बेटर होता है। इनफैक्ट अगर राइट टाइम पे एंजियोग्राफी हो जाए, राइट टाइम पे एंजियोप्लास्टी हो जाए और अटैक ना आए, तो पेशेंट का हार्ट नहीं बिगड़ता है। ये अबाउट हार्ट डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, राइट टाइम पे उनको स्टेरॉइड्स मिल जाए, हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बेटर। तो हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसका राइट टाइम ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो सब हो गया हो और अपन हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, तो लगभग 5000 हार्ट ट्रांसप्लांट एक साल में दुनिया में होते हैं। उसमें लगभग 91% इज़ द सर्वाइवल एंड 80% 5 ईयर सर्वाइवल कहा जाता है 5000 ट्रांसप्लांट में से। इंडिया की ज़रूरत क्या है, इंडिया का एस्टिमेट क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ट्रांसप्लांट दैट यू आर लुकिंग एट इंडिया। ट्रांसप्लांट्स होते हैं, पर कितने ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको एक आइडिया आएगा। ये 21 में लैंसेट करके एक जर्नल में पब्लिश हुआ था कि इंडिया में 83,000 ट्रांसप्लांट इन 1 ईयर की ज़रूरत है। कितना? 83, दैट्स ए ह्यूज नंबर। और ऐसा कहते हैं 2040 में लगभग पर ईयर हमें 95,000 ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 83,000 ज़रूरत थी और वी एक्सपेक्ट दिस टू गो टू 95,000। कितना? 95,000। और इंडिया में एनुअल नीड के सामने हम कितना कर सकेंगे? लाइक लास्ट ईयर 2025 में 239 ट्रांसप्लांट्स वर डन। हाउ मच? 239। सो अब सोचो ये क्या फिगर और ये क्या फिगर, इनका कोई मैच नहीं है। और कोई भी देश ट्रांसप्लांट करके कभी भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पूर्ण कर सकता है। देयर इज़ ऑलवेज अ डिसप्रपोर्शन, कितना हार्ट मिलेगा और कितना ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। इसके बारे में आगे डॉक्टर बाला भी बताएंगे आपको। ये इंडिया का एवरेज फिगर्स है कि ये ट्रांसप्लांट नंबर्स है, और मोर और लेस ट्रांसप्लांट नंबर पिछले 4-5 साल से इंडिया में बड़े स्टेडी रहे हैं, 250 के अंदर। इसके ऊपर जाना मुश्किल है। हाउएवर गुजरात में पिछले 4-5 साल में ट्रांसप्लांट के नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। 13 से लेके अभी हम लास्ट ईयर 36 तक पहुँचे हैं। एपिक हॉस्पिटल जिसमें अपन अभी बैठे हैं, हम लगभग 2000 कार्डियक सर्जरी पर ईयर करते हैं। हमारी टीम को सबको मिला के लगभग 50,000 सर्जरीज का एक्सपीरियंस है, और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफरेंस फॉर हार्ट फेलियर सर्जरी।
जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ख़राब केस होता है कहीं भी, राजकोट हो या राजस्थान हो, एमपी हो, कहीं भी हो, अगर हार्ट फेलियर या ख़राब हार्ट का पेशेंट होता है या ख़राब केस होता है तो हमारे यहाँ बहुत सारा रेफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में एपिक हॉस्पिटल में लो पंपिंग वाले हाई रिस्क सर्जरीज बहुत की जाती है। हमारी टीम बहुत बड़ी है, 8 से 10 सर्जन है, 8 से 10 एक्सपीरियंस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, और हम मिल के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस ले सकते हैं। ओनली बिकॉज लार्ज टीम है तो 24 घंटा पेशेंट के ध्यान रख सकते हैं, इसलिए जिसमें हम बाईपास सर्जरी खराब पंपिंग में, हम कितनी बार खराब पंपिंग में वैल लीक होता है, उसका वैल रिपेयर करने से हार्ट फेलियर सुधर जाता है, वो करते हैं। हार्ट का रिपेयरिंग करते हैं, और अगर करेक्टिव प्रोसीजर्स हार्ट और वैल की ज़रूरत होती है तो वो सब करते हैं। तो वैल रिपेयरिंग और हार्ट का रिपेयरिंग भी बहुत ही बड़े पैमाने में होता है। शायद इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमारा है इश्चेमिक माइट्रल वैल लीक, यानी जो वैल हार्ट को ब्लड कम पहुंचने से लीक चालू होते हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली अहमदाबाद पर शायद पूरे देश का। मोर देन 1200 केसेस, और हार्ट रिपेयरिंग लगभग 1000 के ऊपर हमने किए हैं, विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के पहले एक फेज़ होता है जहाँ ये ऑफ़र किया जाता है, जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि कल ही एक हमने पेशेंट का किया, उसका हार्ट एक्चुअली फट गया था और बड़ा डायलेट हो गया था, तो पूरा खोल के रिपेयर करके उसे ठीक किया था, पेशेंट आज ऑल राइट है। तो ये सर्जरीज होती है, बट ये सब ऑपरेशन की एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक थोड़ा मसल होना चाहिए, पेशेंट ठीक होना चाहिए तो हो सकता है, पर एक लिमिट के आगे ये भी ऑपरेशंस काम नहीं करते। और कुछ बीमारीज होती है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह, जिसमें ये काम नहीं करते, एंड यू हैव टू लुक एट अदर थिंग्स। ये चीज़ों में से है, ये सब में ट्रांसप्लांट है और मैकेनिकल असिस्ट है। और ये एरियाज़ में काम आगे बढ़ाने के लिए हम MGM हेल्थ केयर के साथ टाई अप करने वाले हैं, डॉक्टर बाला के साथ, जिससे कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसप्लांट्स, बहुत बीमार पेशेंट होते हैं जिनका बॉर्डर लाइन कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट होता है, उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए भी लिया जा सके। और कुछ बार ऐसे होते हैं कि बॉर्डर लाइन डोनर होते हैं। कितनी बार हार्ट अगर वीक डोनर होता है, डॉक्टर्स को डर लगता है कि ये पेशेंट का हार्ट निकाल दें और ये डोनर ठीक नहीं है, तो हम उसका हार्ट लगाएं और वो ना चले तो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। तो इनकी स्पेशलाइजेशन है डोनर रेसिपिएंट एंड डोनर ट्रांसप्लांट। अगर दोनों बॉर्डर लाइन है तो MGM का इसमें काम बहुत अच्छा है। और डोनर ट्रांसप्लांट और डोनर रेसिपिएंट वीक के केसेस के लिए हम खास इनके साथ टाई अप करना चाहते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स इन अवेलेबल डोनर, जो डोनर अवेलेबल है उसमें ट्रांसप्लांट कैंडिडेट बढ़ा सके। तो इनके साथ हम इवेल्यूएट रहने वाले, इनके साथ टाई अप करते हैं। इनकी एक्सपर्टाइज उसमें है, इवन ट्रांसपोर्ट एक्सपर्टाइज, रिट्रीवल एक्सपर्टाइज, कि देश में दूर दूर से ये जेट्स इनके पास है, और कहीं भी किसी भी कॉर्नर से इनकी रिट्रीवल टीम हार्ट हार्वेस्ट करती है एंड दे कैन गेट इट टू द रिक्वायर्ड सेंटर फॉर ट्रांसप्लांट। तो इनकी जो ये एक्सपर्टाइज है, इसका बेनिफिट और ओवरऑल ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस का बेनिफिट हम लेना चाहते हैं। सो बॉर्डर लाइन रेसिपिएंट, बॉर्डर लाइन डोनर एंड डिस्टेंस एडवांटेज के रिट्रीवल फ्रॉम रिमोट एरियाज में भी ये बहुत एक्सपर्ट्स है। तो इनका ये एक्सपर्टाइज का एडवांटेज हम लेना चाहते हैं। सेकेंड, इनका एक और है कि इनके पास एक स्ट्रक्चर्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट, यानी जब पेशेंट एकदम ख़राब है तो एलवेट पे रख के ये वेट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, जिसको कहते हैं ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। उसमें भी इनका बहुत एक्सपर्टाइज है। एक्मो पे रख के, सेंट्रीमैग पे रख के, LV असिस्ट पे रख के बाद में ट्रांसप्लांट करना, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और देश में बहुत कम सेंटर्स वो काम कर रहे हैं। तो उसमें भी हम वो आगे डेवलप करने के लिए इनके साथ टाई अप करना चाहते हैं। ये पार्टनरशिप हमें क्या फ़ायदा देगा? इनका 30 साल का हार्ट फेलियर सर्जरी का एक्सपीरियंस, बोथ ट्रांसप्लांट, एलवेट, मैकेनिकल असिस्ट, सबका फ़ायदा। इनका एक्सपीरियंस है मोर देन 1000 हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट्स का एक्सपीरियंस। खुद के सेंटर में 850 हार्ट और उसके उपरांत लंग, और बाकी के देश में जो इन्होंने ट्रांसप्लांट किए हैं उसके मिला के मोर देन 1000। और इनका मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट, गुजरात में अभी भी मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट का कोई बड़ा रोल नहीं रहा है। एलवेट्स लगा के बहुत सपोर्ट नहीं किया है लोगों ने। एक्सपर्टाइज इज़ लिमिटेड बिकॉज हमारी टीम बड़ी है, हमारा जनरल कार्डियक सर्जरी का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। तो इनके साथ टाई अप करके इस एरिया में भी एपिक आगे बढ़ना चाहता है, इसमें हम कर रहे हैं। ये करने से क्या फ़ायदा होगा? पेशेंट्स को दोनों हॉस्पिटल की एक्सपर्टीज़ एक ही जगह मिलेगी।
इनकी टीम्स यहाँ आएंगी फॉर पेशेंट कंसल्टेशन, एंड अगर बाई चांस बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेशेंट है वी विल अरेंज ट्रांसफ़र टू चेन्नई। अगर यहाँ हैंडल हो सकेगा, इवन कॉम्प्लेक्स होगा, तो देयर टीम विल कम एंड सपोर्ट द प्रेजेंट प्रोग्राम। LV असिस्ट, LVADs डिवाइसेस के लिए भी इनकी टीम हमें सपोर्ट करेगी, और हमें जहाँ लगेगा कि नहीं ये पेशेंट इज़ बेटर टू ट्रांसफ़र, तो वंस वी रिसीव द पेशेंट वी विल स्टेबलाइज द पेशेंट एंड अरेंज ट्रांसपोर्टेशन टू MGM चेन्नई। तो ये सब हार्ट डिजीज़, जो हार्ट फेलियर के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, उनका एक जवाब गुजरात के लोगों को मिले, या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो पेशेंट्स इधर आते हैं इनके साथ टाई अप करके 24 आवर्स विल बी इन टच विद द टीम, देयर टीम्स विल सपोर्ट द सिस्टम, एंड हम लोग दोनों मिलकर ट्राई करेंगे कि पेशेंट्स को बेस्ट ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेलियर आइदर एज ट्रांसप्लांट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट, मैकेनिकल असिस्ट डिवाइसेस वगैरह के बारे में हम आगे देखना चाहते हैं। हम लोग एडवांस्ड हार्ट फेलियर क्लिनिक्स करेंगे, बहुत मेडिसिन, सर्जरी, इंटरवेंशंस के लिए, डिवाइसेस जिनको लग सकता है उसके लिए भी करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सी दैट वी गिव मोर एंड मोर सक्सेस टू ट्रांसप्लांट पेशेंट्स बाय प्रॉपरली इवैल्यूएटिंग, प्रॉपरली सपोर्टिंग देम टिल द सर्जरी इज डन। जैसे अभी मैंने आपको बताया, लिमिटेड पूल ऑफ डोनर में से जो कुछ देश में से कहीं से भी सोर्स करके यहाँ के पेशेंट को मदद किया जा सके, या यहाँ से पेशेंट को ट्रांसफ़र करके मदद किया जा सके, हम इसका एक प्रयास करेंगे जो भी देश में मिल जाता है उसके लिए। जैसे अभी मैंने कहा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस या मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट्स का भी हम ट्रीटमेंट बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। तो जो मशीन पेशेंट को सपोर्ट करती है व्हेन द हार्ट इज़ वेरी वीक, इट कैन बी प्लेस्ड टिल वी गेट द ऑर्गन। जब तक ऑर्गन मिले तब तक मशीन पे सपोर्ट करके जब हार्ट मिल जाए तो उसको ट्रांसप्लांट कर देने का। एक हो सकता है ब्रिज टू कैंडिडेसी के रिकवरी। कभी कभी ये मशीन लगाया हो, हार्ट वीक हो, हार्ट इंप्रूव हो जाए, बाकी के ऑर्गन इंप्रूव हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए, फिर आगे चल के उसको हम ट्रांसप्लांट कैंडिडेट बना सकते हैं। और कितनी बार ब्रिज टू रिकवरी भी होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाया, मैकेनिकल सपोर्ट पे डाला और पेशेंट ठीक हो जाए, और फिर बाद में ये डिवाइस निकल जाते हैं। ये भी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट है। और लास्ट जो हम रियली ऑफर करना चाहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस डेस्टिनेशन थेरेपी। डेस्टिनेशन थेरेपी मीन्स क्या? एज अ परमानेंट डिवाइस लगा दिया और उसके साथ पेशेंट बाकी का जीवन निकालेगा, उसको ना ट्रांसप्लांट करेंगे ना डिवाइस को निकालेंगे। इसके ऊपर डॉक्टर बाला आगे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेज आर अवेलेबल। एक हार्टमेट 3 है, एक्सकोर है, इम्पेला है, इनके ऊपर सर आपको थोड़ा आगे बताएंगे। अभी लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस इंडिया में काफ़ी कम है। इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, थोड़ा उत्सुकता आगे ले जाने के लिए सर ने काफ़ी काम किया है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। आज के तारीख में LV असिस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट 60 lakhs to 1 करोड़ का खर्चा आता है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। पर आई विल लेट हिम टेल यू कि वो क्या डेवलपमेंट्स कर रहे हैं इस एरिया में। ये ही इज़ ट्राइंग टू डेवलप इंडिजिनस लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, उसके बारे में वो बताएंगे। हम चाहते हैं कि अब देश को या ये एरिया ऑफ द कंट्री को हम अच्छा ट्रांसप्लांट, एडवांस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम दें, हम एडवांस लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रोग्राम दें, और हम हार्ट फेलियर पेशेंट्स को और भी ऑप्टिमाइज करने की तैयारी करें। ये इसलिए करना चाहते हैं कि इसके पेशेंट्स इतने बढ़ने वाले हैं इन टाइम टू कम। हार्ट फेलियर इज़ गोइंग टू बी लाइक एपिडेमिक। हम लोग परेशान हो जाएंगे, पेशेंट्स का क्या करना। ऑलरेडी हम परेशान होते हैं। रोज़ 10%, 15%, 20%, 25% रोज़ पेशेंट आते हैं, और इसका कुछ सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। एंड डॉक्टर बाला इस एरिया में बहुत काम कर चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बेस्ट के साथ एपिक को टाई अप करना चाहिए। तो अभी डॉक्टर के बाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना प्लेसमेंट को संबोधित करें। हिंदुस्तान में जितना एक्सपीरियंस हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस जो सर का है, इट इज़ अनमैच्ड। ये बहुत ही सीनियर सर्जन है, हमारे से भी बहुत सीनियर है, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया। तो आई वेलकम हिम एंड आस्क हिम टू गिव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू वेरी मच। मैं भी थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बात करूँगा। So I'll briefly tell you the current status and what are the possibilities and what needs to be done. So Dr. Jain spoke a lot about organ donation and transplants.
This is a very illuminating slide. अगर आप इंडिया में बीच में एक लकीर खींचे from Gujarat to Visakhapatnam, more than 95% of the donations happen south of that line, and the bulk of the population lives north of that line. So it's a very strange. It's a PhD topic for sociologists. क्योंकि bulk of the organs are in the southern part, and this is not changed in the last. सर ये लाइन की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर और नीचे सब कुछ नीचे से डोनेट होता है, यहाँ से बहुत कम आते हैं. So and उन्होंने बताया so progressive increase in donors and so number of transplants. But जैसे उन्होंने बताया 225, 250, 300, 400 is grossly inadequate for a country of this size. But at the same time सारे दुनिया में सिर्फ 5,000 transplant होते हैं. The world population is 9 billion. So please understand, it is not just India. 9 billion कहाँ और 5,000 कहाँ. And if you look at the world population, I don't have the slide, it's a favorite slide of mine. South Korea in the east up to the west coast of Africa and Ghana. There are only 2 countries where transplant and mechanical pumps are possible, India and China. Bulk of Middle East, bulk of Southeast Asia, Singapore, Malaysia, कहीं पर भी transplant नहीं होता. So it is not, please understand, because a lot of religious, other cultural issues, Japan में बहुत कम होता है. So Indian transplant program started way back in '94, but it really got an impetus only in the last 15 years. And actually our state was one of the big pioneers in organ, more than donation in distribution of organs, and as a consequence the awareness increased. So the biggest problem even today, as this slide should tell you, if there are 1,100 donors, why are only 250 transplants being done? Even if you say that 30 to 40% of those donors or 50% are usable, you should be doing 600. So donor availability is one, to be able to use it is another. In living donor mein, the donor can get into a flight, get into a train, reach the hospital and donate. यहाँ पर क्या the what we call ischemic time. अगर किसी ने brain dead होके donate किया, 4 घंटे के अंदर the organ has to be removed, put in a bag, transported, reach the other hospital in the same city or another city, and be put inside. It has to start being perfused within 4 hours. So that is a very brutal logistics nightmare. 4 घंटे में यहाँ से in your traffic to go to Rajkot will take you 4 hours. So how are you going to reach an organ from Calcutta here? So it is not just donor organ donation. Optimal utilization of the organs is a big huge issue. So if we were to use all the 1,100 donors, automatically we are doing 5 times more. So, and are there solutions possible? Yes, there are solutions possible. So the biggest thing when we started was to crack this transportation problem. This concept of green corridor. See, Tamil Nadu is the first state where every district hospital is donating organs. So if you look at our map, all the red squares, red circles denote where. There's a pointer. Okay. Denote where organ donation is happening. But most of these places don't have an airport. Most of these places have no night landing facilities. So the infrastructure or the social infrastructure of a country is crucial in things like transplant. It's not so important in say CABG or others. यहाँ पर तो it depends on, so, and the roads are not, they're improving, but say from this is Tirunelveli, Nagarkoil, from here to Chennai by road is 10 hours in good highways. I mean, after Modi ji has come, the roads are better, but even then to drive 1,000 kilometers, ours is a huge country. You have to understand, India is geographically, it's half of Europe, it's huge. So how do you reach from here to there? So this concept of green corridor was first introduced in Chennai. I think during Madam Jayalalitha's time, to have a police escort. And this is an example of why organ donation, see, this was in the month of May. We are transporting an organ from Vijayawada, from Guntur to Chennai. The ambient temperature was 49 degrees. And these people are sitting in the afternoon sun to throw flowers on a dead man's organs. So the common man's heart is in the right place. It is that is the reason why things are possible. उनको क्या मिलता है इनसे? इस धूप में खड़े खड़े ये फ्लावर फेंक रहे हैं.
So ordinary people are actually, if we govern it well, this country can achieve great heights. So as a consequence, because of increased transport and our own experience, पहले तो हम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर डर जाते थे whether heart will beat. Now we are routinely, this is mean ischemic time. Nowadays we are accepting organs 513, this is 8 hours. So what is Western world? So sometimes just like your UPI has shown, so late entrants sometimes figure out things which are not even available in the, so we use ischemic times up to 8 hours routinely. And we are the largest users of commercial aircraft for organ transport in the world. आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा 2 महीने पहले there was a news item that Air France was used to transport an organ from I think from Suriname or French Guyana to Paris by. We've been doing this from the last 12 years. So we put it in a box and it goes through the security check. In fact, when we first started, our box was too big to go through the security check. So we had to open it and show that this is not a bomb. You know, the security people have their own. So a lot of things had to be streamlined. We have to buy a ticket in the name of the patient and keep it next to the seat. And we track the flight in internet. So a lot of things have become easier with the internet because the timing of retrieval and timing of recipient, you can't have a situation where the organ has come and the recipient is not ready. That will be unnecessary waste of time. At the same time, you can't have just खोल के बैठे हो और organ 10 घंटे के बाद आता है, this patient will become sick. So timing is crucial. So we track it and we are routinely now taking organs from PGI Chandigarh. So PGI Chandigarh to the airport is actually 1 hour. So you take one flight, go to terminal 1, change over to terminal 3 and then fly. So very often, by the time it reaches the hospital is 8 hours. But majority are young donors, which is both good and bad. It's tragic that young people are involved in road traffic accidents. So that is a very unfortunate aspect of our donation. Our roads have to be safer. But the good side is because they are young donors, you are able to use organs even after 8-9 hours. And so we did the first formal study comparing road commercial flight and chartered flight, and we showed there's no difference in outcomes, and we published it in the Journal of Heart Lung Transplant. So this is something. And what are the outcomes? Even when we started, our air is not clean. Air is amongst the most impure air in the whole world. Water is not clean. Monsoons, mosquitoes, dengue. So in spite of all this, it's one thing to do a transplant. So CABG or valve, आपने किया, ठीक हो गया, they can go home. Transplants, you're on lifelong immunosuppression. So we have to prove to ourselves first, do they survive as long as they do in the Western world? In fact, we now have 14-year follow-up, and the follow-up is actually very, very good. Our long-term follow-up is actually as good as anything which has been published. And for younger patients, it's even better. 3/4 are alive at 15 years, which is actually very encouraging. But as Dr. Jain said, the number of organs is inherently limited by the fact that you can't have a living donor, and so we have to depend on mechanical solutions. Fortunately, of all the organs in the body, the only organ which has a long-term mechanical solution is the heart. You don't have a mechanical liver. You still don't have, you have dialysis, but you don't have an implantable mechanical kidney with which people can live and go home forever. You don't have a mechanical lung. You don't have a mechanical pancreas. But heart has. It has its drawbacks, but at least it has got. And we were the first to start a program in India in 2012. So this man is walking for the first time. We put in a HeartMate too. So he's walking for the first time in 9 months. And within 3 months, he's become like this. In 1 year, he became a grandfather. In 2 years, he's back to eating and drinking with a paunch. That is why Dr. Jain, as he keeps saying, he's doing 5,000 cases a year, because people, you can change their heart. You can't change their basic habits. So that's what keeps hospitals running. So unfortunate, but nevertheless it's true. The longest surviving man now, he's completed 14 years. So you can actually live with an artificial substitute for a very long time. This young boy, he's 27 years old. He had 3 previous surgeries that we had done. Eventually, we put in an LVAD. He's climbing the Raigad fort on foot. This is
This was built by Shivaji Maharaj to fight Aurangzeb. Even normal people, you look at the steps, they're so steep. Even normal people can't, I can't certainly climb this. So for you to climb with an LVAD, you have to have a battery pack, you wear it on your shoulder. This man next to Anna Hazare, this is 3 months after a VAD. And he's playing volleyball. He's this guy, I'm not sure it's a good idea, jumping around with a VAD. And in the morning, he's milking his cow, he's a farmer. So all the advertisements you see for these products will show you somebody sailing off the coast of San Diego. But our reality is this. So this has to work in the presence of cow dung, in the presence of urine, a farmer. So the transportability of technology is crucial. And the biggest problem is if you have a child with heart failure, there are two big problems. Organ donation in children is not common. Children don't drive and get into accidents. So to find an organ is a problem. No VADs are made for children. Unfortunately, Berlin Hardy has shown, but that's an external pump. So this child, I just give an example to highlight the complexities that India faces and what solutions are possible. This child was the son of a very senior general in the Egyptian army, and he was airlifted with such a small heart and recurrent attacks of heart attacks. So transplant was not possible. And how do you fit in a VAD into such a small chest? So what we did was we took the MRI into a virtual reality program and wearing Oculus glasses. In fact, this is done quite some time, 2021. We virtually implanted this pump to find out whether it will fit in or not. We were one of the first groups in the world to do that. And with those glasses, as all of you must have used, the imaging is glorious. So today we have technology which we can use to plan the surgery ahead of time and to show whether it's possible or not. On that basis, we put in this VAD, and then this is a boy, he started singing Hindi songs. After 3 months, everyone becomes Indian. So, so what are the big challenges? As he mentioned, the biggest challenge is the elephant in the room is the cost. So when we started, VADs used to cost 40 lakhs. That was not loose change, but 40 lakhs is manageable. But progressively, the cost, exactly like this graph, the cost of the dollar versus the rupee is going up. I don't know what it is today, it could be 100. Every day it's going up. So that is another huge challenge. Even to budget anything is, how do you account for foreign exchange? Other thing which is crazy is all these companies insist on selling spare batteries and controllers, even when you don't need it. You can't buy it in modules. You can't buy the pump alone and use the battery that you have. So in our own hospital over the last 5 years, this amount of electronic junk, we can't do this. We can't sell it to anyone. We can't reuse this. And patients who undergo a transplant, and so they all ask, Doctor Sahab, आपने तो कहा 15 साल चलेगा, हमने तो 5 साल में transplant करा लिया, इसको refund मिलेगा. You know, it is an Indian question. The Abbotts and Medtronics laugh at it, but it's not. It's a real problem, because on one hand you talk about rare earths and the shortage, and wars are being waged on rare earths. Other hand, we are wasting very important stuff like this. So we thought we had to develop something in India which makes sense. So we started a company in IIT Research Park. So we have developed a VAD which is implantable, and this is what it looks like. And it's undergone animal trials. This is the one, and we're doing it in sheep. We got some US patents, and this is the sheep recovering. And we also developed a microaxial catheter pump meant for patients suffering from massive heart attacks. You spoke about young people with massive heart attacks. A lot of them die. Today, you can save them by putting a small pump through a catheter. Unfortunately, those things are expensive. They cost around 30 lakhs. And it's not something everyone can come up in the middle of the night. So we have developed an implantable catheter pump, which can be, a lot of developmental work was done in-house. Skip through that. And we have done animal implants we're doing in research lab in Hyderabad. सर ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करो ना, थोड़ा सा ओह, अच्छा, चला सके okay. आपका काम. सर मैंने कल बताया था कि सर कुछ नए डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं जिससे कि ये सर खुद की रिसर्च है एंड वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें टू डेवलप टेम्पररी एंड परमानेंट इम्प्लांटेबल डिवाइसेस. एंड जो मैंने बताया था ये शायद इंडिया के लिए एक सोल्यूशन होगा कि कम कॉस्ट में हम हमारे पेशेंट को सपोर्ट कर सकेंगे. The price target we are targeting is roughly around 10 lakhs for the implantable pump, and around
4 to 5, because at that price range, you can include it in Ayushman Bharat or local insurance schemes, so that the only solution is to make in this country. Otherwise, forever, at least forget about me, even your grandchildren will still be saying India's poor. That cannot happen. So we have made this, and we're hoping that, one of the advantages I found of Trump's tantrums is that we are based in IT Research Park. All the bright students are no longer getting visas, so they are working in India. So we have hired almost 20 of them. So they're very bright kids, so there's no dearth of talent in India. For instance, this machine I showed measures surface roughness. And this is, you need a roughness of less than 5 microns for the blood to be not damaged. And so a surface which looks so smooth, if you look at this, you look at the number of indentations, so you need to get it smooth. And you streamline the flow by design. And there are 2 very good animal labs now in India, one in Hyderabad and one in Chennai. They got state-of-the-art Philips machine. So in fact, the operating room looks as good, if not better than a human. So that is required if you have to make products which are able to pass through FDA standards. And this is the cap of implanted in the pig, retrograde infusion across the aortic valve into the LV as a monitor. So we have a team of 20 engineers and stuff. So we also developed a box. This can keep an organ heart viable for up to 11 hours. This we have done working with the Indian Institute of Science. So this is a big experiment where this heart is 9 hours on cardioplegia, and at the end of 9 hours it's still viable. It starts beating. The moment you reperfuse, within 1 minute, it's beating. So these are solutions which are homegrown, and they, first of all, they don't charge, they can't cost too much because the product is developed locally. Number 2 is being paid for in rupees, so you are protected against foreign exchange fluctuations. And hopefully we should have a country where these things are included in the insurance payout so that patients don't bear the brunt. एक मिनट, I'll tell you a little. सर ने clearly नहीं show this. अभी सर ने बताया था कि transport is a problem, कि within 4 hours हार्ट निकाल के पेशेंट के अंदर लग जाना चाहिए. तो इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है. सपोज आपको 12 घंटे लगने वाले हों, तो ऐसे जो बॉक्स आता है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड एंड फ्लो कंट्रोल्ड होता है. तो जहाँ से हार्ट हार्वेस्ट होता है उसको एक सर्कुलेटरी सिस्टम पे लगाया जाता है. तो हार्ट कंटिन्यूज टू बीट, उसका बीटिंग और ब्लड सप्लाई चालू रख के हार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो दिस इज अ स्पेशल डिवाइस जो सर डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हार्ट इसमें ट्रांसपोर्ट करो तो 4 नहीं 7-8 घंटे तक भी हो तो दे कैन टेक द टाइम, क्योंकि हार्ट का ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन चालू रहेगा और हार्ट ट्रांसपोर्ट होता है. तो ऑर्गन भले मिलता है, हमेशा रिसिपिएंट तक नहीं पहुंचता है. ऐसे सब चीज़ों से ऑर्गन रिसिपिएंट तक पहुंच सकेगा. जो मैंने आपको बताया थे, दे आर एक्सपर्ट्स इन अरेंजिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑल्सो फॉर हार्ट्स. उसमें से ये एक चीज़ है. So see, you all talk about Kanyakumari to Kashmir, and the reality is we get a lot of donors in Kanyakumari. Kashmir, I don't know whether I don't think. So how do you transport? It's a very big country. अगर फ्लाइट में जाओगे आप, even with the jet, 6 घंटे लगेंगे. So we have to have solutions which are possible and which India can afford. So these are things we are working on, and our own interest in such partnerships is hopefully within the next 1 year, when these products are out, we can get involved in formal, high-quality clinical trials and then make in India, not only for us but for the whole world, because cost is an issue now. After Ukraine and COVID and now Middle East, the whole world is struggling with money. So affordable alternatives are a good idea all the time. So briefly, this is what I wanted to tell you as to. And in general, the progress has been very good in the last decade, and hopefully in the next decade we would be leading the world rather than following. Thank you. थैंक यू वेरी मच. तो सर ने जैसे बताया, सर का एक कैथेटर से बेस्ड पंप डेवलप कर रहे हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी डेवलप कर रहे हैं, जो 1 साल के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स में भी आएगा और पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. और उन्होंने जो कैथेटर डिवाइस है उसका वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 से 5 लाख कॉस्ट आएगा. और जो इम्प्लांटेबल हेलमेट जो भी हम 60 लाख से 1 करोड़ की बात करते हैं, 10 से 15 लाख में हो सकेगा, क्योंकि वो मेड इन इंडिया होगा
और इंडिया में डेवलप्ड होगा, इंडिजिनस होगा, एंड वही क्वालिटी का डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि अब्रॉड मिलता है। और थर्ड मैंने आपको बताया था ये बॉक्स जिसमें हार्ट उसकी लिविंग कंडीशन में ट्रांसपोर्ट होता है, तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू बी पॉसिबल एंड देयर बाय एडवांस द ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि वी डू ओनली 239, वी डिड 239 ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर, इस 250 के आसपास ट्रांसप्लांट्स होते हैं, पर डोनर होते 1100। हार्ट हमेशा ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं ले पाता है डिस्टेंस में, पर लीवर किडनी ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो ये सब चीज़ को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? देखो, हार्ट फेलियर इज गोइंग टू गो अप एंड अप एंड अप, एंड एज हार्ट फेलियर के नंबर्स बढ़ते हैं, पीपल आर गोइंग टू डाई वेरी यंग। चलो 70 साल को हार्ट फेलियर हुआ मान लिया, 80 साल को हार्ट फेलियर हुआ मान लिया, पर 35, 40, 50 ये सब आने वाले हैं। हम रोज ऐसे ऑपरेशन करते हैं यंग पेशेंट्स के, 20-25 साल में दे आर गोइंग टू नीड समथिंग। क्या ऑफरिंग होगा? आज अगर स्टार्ट करते हैं तो कुछ कल 5 साल के बाद लोगों को ऑफर कर सकेंगे। जैसे कि 20, 25, 30 साल पहले मैंने गुजरात में आके बाईपास सर्जरी चालू की, तो आज पूरे गुजरात में दिस इज़ अ अवेलेबल सोल्यूशन और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। तो आज से अगर अब शुरू कर रहे हैं, सर ने तो बहुत पहले शुरू किया है ये सब डिवाइसेस का डेवलपमेंट, अब ये इंडिया में आएंगे तो 10 years लेटर रियल सोल्यूशन मिलेगा। तो ये पूरी आइडिया से वी आर क्रिएटिंग दिस टाई अप। और होता क्या है, चेन्नई इज साउथ, वी आर इन द मिडल, तो वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू 2 parts, अपर एंड लोअर, एंड एक दूसरे के सपोर्ट करके वी कैन इंक्रीज हार्ट फेलियर सैल्वेज, सर्वाइवल, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसप्लांट्स एंड एलवी असिस्ट। हेंस ये इतना बड़ा हम टाई अप करने जा रहे हैं।